जय हिंद दोस्तों। क्लास 7 का विज्ञान ऊष्मा चैप्टर का MCQ और अभ्यास प्रश्न पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ यह क्वेश्चन है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट। यह ऊष्मा चैप्टर का है। देखिए, किसे जलाने पर हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है? तो कोयला, केरोसिन, लकड़ी, इनमें से सभी को जलाने से हमें ऊष्मा की प्राप्ति होगी। जाड़े के दिन में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर उन्हें क्या करते हैं? गर्म करते हैं। रगड़ने से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे, किसे हम उसमें ऊर्जा भी कहते हैं? उसमें ऊर्जा, किसे हम उसमें ऊर्जा भी कहते हैं? तो ऊर्जा को कहते हैं उसमें ऊर्जा। आगे देखिए, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह बताने के लिए उस वस्तु का क्या पता लगाना होता है? तब ताप से समझ में आएगा। किसी वस्तु को गर्म करने पर अर्थात उसे ऊष्मा प्रदान करने पर उसके ताप के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है? तो उसका आकार भी बढ़ता है ताप के साथ साथ। बैरोमीटर बच्चे को कितना बुखार है? पानी कितना ठंडा या गर्म है? इसे मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार का, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक होता है 35 से 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, फ़ारेनहाइट मापकरण का व्यवहार सबसे पहले फ़ारेनहाइट मापकरण का व्यवहार सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक। फ़ारेनहाइट कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था? तो फ़ारेनहाइट इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति था। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप लगभग कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। आगे देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की निम्नलिखित विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा के स्थानांतरण की निम्नलिखित किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तब क्या इसमें होता है? संवहन विधि से। द्रव मतलब कोई लिक्विड हो और हवा में सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? तो यह हो जाएगा विकिरण विधि से आती है। ताप और ऊष्मा क्या है? ताप और ऊष्मा अलग अलग क्रमशः वस्तु की तापीय अवस्था तथा ऊर्जा है। इनमें से दोनों हो जाएगा।
ठोसों की अपेक्षा द्रव में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? ठोसों की अपेक्षा द्रव में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। धातु ऊष्मा का क्या है? धातु ऊष्मा का सुचालक है। पानी ऊष्मा का क्या है? पानी ऊष्मा का कुचालक है। द्रव तथा गैस, द्रव तथा गैस, द्रव तथा गैस क्या है? साधारण ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, यानी कि दोनों हो जाएगा। आगे देखिए अभ्यास प्रश्न देखिए ऊष्मा का। ऊष्मा चालन और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब कोई पदार्थ से ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तो उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि। ये हो गया। अब जब कोई पदार्थ से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो उसे ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि हो गया। अंतर स्पष्ट हो गया ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टरी थर्मामीटर। थोड़ा बड़ा कर दे क्या? चलिए, डॉक्टरी थर्मामीटर एक प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्यों एवं बनावट को बताइए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है। जब गर्म होने पर पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। नली पर स्केल बना होता है। यह स्केल डिग्री सेल्सियस या फॉरेन इकाइयों में होता है। निम्न बिंदु 35 डिग्री सेल्सियस और उच्च बिंदु 42 डिग्री सेल्सियस या 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक चिन्हित रहता है। चिन्हित कर दीजिएगा यहाँ पर। इससे मानव का ताप बुखार मापते हैं। अब देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का। देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर की बनावट डॉक्टरी थर्मामीटर के समान है, सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। इसका स्केल सेल्सियस में अंकित लिखा हुआ रहता है। और निम्न बिंदु 10, देखिए यहाँ 10 है और गूगल में वगैरह में -10 देता है। अब NCERT के बुक में भी आपको 10 ही लिखा हुआ, लेकिन वास्तविक में -10 होता है। और उस बिंदु से -10 से 110 डिग्री सेल्सियस अंकित रहता है। जब तक के पारा स्थिर न हो जाए तब तक थर्मामीटर को सीधे स्थिर रखना चाहिए। आगे देखिए, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है। क्यों? देखिए, सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है। वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर ना जाए, इसके लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर भी ठंड लगती है, लेकिन जब 2-3 समान मोटाई के कपड़ा पहनते हैं तो 2 कपड़ों के बीच हवा होती है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं जाता और हमें ठंड नहीं लगता है। मोटा एक कपड़ा पहनने से अच्छा है कि पतला 2 कपड़ा पहन लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बीच में हवा बन जाती है और अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर नहीं निकल पाती है। इस प्रकार हमें गर्मी लगने लगती है। गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों के उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? उजला रंग के कारण घर कम गर्म होते हैं, क्योंकि उजला रंग अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देती है।
ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित होने से घर कम गर्म होता है और हमें आराम मिलता है। इसीलिए गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों के उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आपका ये जो है सो ऊष्मा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों को मिलान कीजिए। कह रहा देखिए, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, कब करेंगे? सर्दी के मौसम में करेंगे। तो गहरे रंग के कपड़ा सर्दी के मौसम में पहनना चाहिए। और देखिए समुद्र समीर बहने का समय क्या है? समुद्र समीर बहने का समय रात में है। रात में समुद्र से हवा आएगा स्थल की ओर, धरती की ओर। अब हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कब है? तो गर्मियों के मौसम में हल्का रंग पहनते हैं। और थल समीर चलने का समय कितना है? दिन में। थल समय जब धरती से हवा समुद्र में जाता है तो थल समीर, जब रात्रि के समय समुद्र से हवा धरती पर आता है तो क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तर पर चिन्ह लगाइए। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो तो आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? तो कितना होगा? 10 से 40 के बीच हो जाएगा। यानी कौन होगा? 10 से 40 के बीच, ये है ग नंबर। आगे देखिए, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या करेगा? चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, चालन के कारण गर्म हो जाएगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन हो जाएगा? ये वाला ग। आगे देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से क्या होता है? 20 दोनों है, 20 है, तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा घ। चलिए ये हो गया आपका। देखिएगा, देख के भी आप लिख सकते हैं इसको, हम पूरा दिखला दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।